हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नवाचार IAS अकेडमी में। दोस्तों, मैं चंद्रपाल यादव, और जैसा कि आपने हमारा पिछला लेक्चर देखा था मौर्य साम्राज्य से संबंधित, और उसी को आज हम आगे कंटिन्यू रखते हुए पिछले लेक्चर में हमने जो आपको चंद्रगुप्त के बारे में बताया था, बिंदुसार के बारे में बताया था, और मौर्य साम्राज्य के संबंध में जो हमने जानकारी के स्रोत के बारे में चर्चा की थी, आज उसी को आगे कंटिन्यू रखते हुए आज इस लेक्चर के दौरान हम अशोक के बारे में बताएंगे कि अशोक का राज्याभिषेक कैसा हुआ था, अशोक उससे पहले कहाँ का गवर्नर था, उन सब की हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ हम अशोक का जो स्थापत्य कला है, जिसमें बृहत शिलालेख, लघु शिलालेख या दीर्घ स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख की हम चर्चा करेंगे। तो उससे संबंधित हम बारी बारी से चर्चा करेंगे और समझाएंगे आपको कि कहाँ पे अशोक का कौन सा अभिलेख मिला है और किस अभिलेख में किस लेख से संबंधित चर्चा की गई है, उसमें क्या विवरण दिए गए हैं, उन सभी की हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये जो हमारे लेक्चर चल रहे हैं, हम डीपली तो जा रहे हैं, और इतना डीपली है कि जो हमारा कंटेंट आपको आपके पास पहुंच रहा है वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी पर्याप्त होगा, जिसमें आपका UPPCS, UPSC, BPSC या अदर स्टेट PCS का एग्जाम है, उससे संबंधित ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं सबसे पहले अशोक के बारे में, और बताते हैं कि अशोक का राज्याभिषेक कैसे हुआ था। पहले हम विवरण देते हैं और डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद में हम एक साथ में आपको लिखा देंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हम बताते हैं आपको कि जब अशोक का राज्याभिषेक हुआ था, तो उस समय अशोक उज्जैन का गवर्नर था, जिसके दौरान जब बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है 273 ईसा पूर्व में, तो अशोक को बुलाया जाता है और वहां पर राज्याभिषेक के लिए बाकी उसके अन्य भाइयों के बीच में भी एक झगड़ा हो जाता है। एक प्रकार से बताया जाता है कि लगभग 4 साल गृह युद्ध चलता है, संघर्ष चलता है, एक प्रकार से सत्ता को हासिल करने के लिए या फिर पद को हासिल करने के लिए। जैसा कि आपको बता दें कि जो बौद्ध ग्रंथ है महावंश, जिसका विवरण हमको श्रीलंका के इतिहास से संबंधित मिलता है, वही मौर्य साम्राज्य के बारे में बताता है और कहता है कि अशोक ने लगभग जो उनकी विमाताओं से उत्पन्न 99 भाइयों की हत्याएं की थी और उसके बाद सत्ता को हासिल किया था, ऐसा बौद्ध ग्रंथ से पता चलता है हमको। और अगर हम इसके अभिषेक की बात करें तो उस समय 269 ईसा पूर्व में इसका अभिषेक होता है, और बताया जाता है कि प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित जो राज्याभिषेक इसका 2 बार हुआ है। एक तो वास्तविक रूप से हुआ था 269 ईसा पूर्व में, और एक आंशिक रूप से इसका राज्याभिषेक 273 ईसा पूर्व में हो चुका था। ठीक है, उसके बाद में इसने क्या है, बाकी अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष जाके अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध करता है, जो कलिंग उड़ीसा के क्षेत्र का होता है। तो वहां जाके युद्ध करता है, और युद्ध के दौरान बताया जाता है कि लगभग 50,000 से ज़्यादा लोगों की हत्याएं होती हैं और 1 लाख से ज़्यादा लोगों को बंदी बनाया जाता है। उस समय उसके एक बौद्ध धर्म के दार्शनिक होते हैं उपगुप्त, वो कहते हैं अशोक को समझाते हैं कि हे राजन, क्या आपका उद्देश्य सिर्फ युद्ध करना ही है या कुछ और भी है। तब अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त के माध्यम से लेता है और युद्ध नीति को त्याग कर धम्म नीति को अपना लेता है। धम्म नीति का मतलब होता है कि एक प्रकार का धर्म या राजधर्म, जो सांस्कृतिक अर्थ है, इसका राजधर्म होता है, जिसमें सभी धर्मों को समानता दी जाती है, और उसके साथ साथ ये बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेता है, अपना लेता है, और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र और पुत्री संघमित्रा और महेंद्र को ये श्रीलंका भेजता है प्रचार प्रसार करने के लिए। और इसी के काल में आकर जो बौद्ध धर्म एक अंतर्राष्ट्रीय धर्म बन जाता है, जिसका प्रचार प्रसार तिब्बत, बांग्लादेश, म्यांमार, बांग्लादेश उस समय भारत का ही हिस्सा था, म्यांमार, नेपाल, चीन और मध्य एशिया तथा श्रीलंका इत्यादि क्षेत्रों में इसका प्रचार प्रसार वो कराता है। तो चलिए अब आपको लेके चलते हैं, सबसे पहले बताते हैं अशोक के बारे में और लिखाते हैं उनसे महत्वपूर्ण तथ्यों को, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे पॉइंट डालेगा अशोक, अशोक मौर्य या अशोक सम्राट इसको कह सकते हैं। और इनका जो काल है वो लिखिएगा शासन काल। वास्तविक रूप से जो माना जाता है वो माना जाता है 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व तक, ठीक है। यहां तक इनका एक कालखंड माना जाता है अशोक का। लेकिन कहीं कहीं इसको बताया जाता है कि ये 273 में ही इन्होंने सत्ता स्थापित कर ली थी, 273 ईसा पूर्व में। में जब बिंदुसार की मृत्यु होती है, ये बिंदुसार का पुत्र है अशोक, तो बताया जाता है कि 273 में ये आंशिक रूप से सत्ता को ग्रहण कर लेता है और इसके भाइयों के बीच में युद्ध प्रारंभ हो जाता है सत्ता हासिल करने के लिए। और लास्ट में जाके अशोक अपने आप को सर्वश्रेष्ठ घोषित कर देता है। और बताया जाता है कि इसने अपने लगभग 99 भाइयों की हत्याएं की हैं इस सत्ता को हासिल करने के लिए, ऐसा बौद्ध ग्रंथ कहते हैं महावंश के अनुसार। कहीं कहीं ऐसा होता है कि ये बात को नित्या है या फिर एक प्रकार से संदेह के रूप में देखा गया है कि अशोक ने अपने किसी भी भाई की हत्या नहीं की थी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम, दूसरा पॉइंट देखेंगे बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य, सब लोग नोट्स जरूर बनाइएगा। बौद्ध साहित्य महावंश के अनुसार, महावंश के अनुसार अशोक ने सत्ता हासिल करने के लिए अपनी विमाताओं से उत्पन्न 99 भाइयों की हत्याएं की थी। भाइयों की हत्या की थी। कहीं कहीं ये संदेह की दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन ऐसा विवरण ये महावंश में है। महावंश एक पुस्तक है, ये महायान से संबंधित है और महायान शाखा से संबंधित है। ये बौद्ध साहित्य की पुस्तक है जिसमें चर्चा की गई है कि अशोक ने सत्ता हासिल करने के लिए लगभग 4 साल गृह युद्ध किया था। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे 273 में बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है और 269 में उसका राज्याभिषेक होता है। जैसे जैसे आप मॉडर्न इंडिया को पढ़ेंगे या फिर मुगल साम्राज्य को पढ़ेंगे, तो मुगल साम्राज्य में भी आप देखते हैं कि जो औरंगजेब का राज्याभिषेक हुआ है वो भी 2 बार हुआ है। उसने भी लगभग अपने सभी भाइयों को परास्त किया था, मृत्यु के घाट उतार दिया था और उसके आधार पर उसका राज्याभिषेक हुआ था। तो मुगल शासन में औरंगजेब का शासनकाल या औरंगजेब का राज्य अभिषेक 2 बार हुआ है। वहीं देखेंगे कि अशोक का भी राज्याभिषेक 2 बार होता है। वास्तविक रूप से कब होता है? 269 ईसा पूर्व में, ठीक है। अब जब राज्याभिषेक इसका होता है तो उससे पहले ये कहाँ का गवर्नर होता है, तो लिख लीजिएगा। तो लिखिएगा यहाँ पे, राज्याभिषेक से पूर्व एक मिनट, राज्याभिषेक से पूर्व अशोक उज्जैन का राज्यपाल था।
राज्यपाल था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अशोक के अभिलेखों को, अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले 1750 ईस्वी में 1750 ईस्वी में स्टीफेन थेलर ने खोजा था। यानी सबसे पहले जो अशोक के जो अभिलेख हैं उनकी खोज किसने की थी? तो एक वो है अंग्रेज था ये, स्टीफेन थेलर। और कब की थी? 1750 ईस्वी में। लेकिन इसने उस समय पढ़ने में ये असफल हो गया था, उसके लेख को पढ़ नहीं सका था। इसको लेख के पढ़ने के लिए सफलता जो हासिल की है वो एक दूसरा अंग्रेज था, जेम्स प्रिंसेप। तो लिखिएगा 1837 ईस्वी में सबसे पहले अशोक के अभिलेख को जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़ा गया। यानी सबसे पहले जो अभिलेख पढ़ा गया है वो किसके द्वारा पढ़ा गया है? जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़ा गया। ये नाम आप बार बार पूछा जाता है अधिकांश एग्जाम में। तो कब पढ़ा गया है? 1837 ईस्वी में। जहां आपको लगे वहां पॉइंट को अंडरलाइन कर लीजिए ताकि आपकी सुविधा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। इसके लिए यहाँ पे देखेंगे कि हमने यहाँ पे बात की उसके शासनकाल के बारे में। बौद्ध साहित्य में उसको बताया जाता है कि इसने अपने 99 भाइयों की हत्याएं की हैं और राज्याभिषेक से पूर्व ये उज्जैन का गवर्नर था। अब हम बात करते हैं, क्या अशोक ने सिर्फ युद्ध ही करे थे या फिर कोई अन्य व्यवस्था को भी अपनाया था जो जिसके लिए काफी महत्वपूर्ण होता है? तो उसकी हम चर्चा करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, सब लोग नोट्स जरूर बनाते जाइएगा। आपको पढ़ने में काफी अच्छा लगेगा, काफी अच्छा मजा आएगा, क्योंकि आप आसानी से इन पॉइंटों के माध्यम से पूरे अशोक सम्राट को समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, लिखेगा राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष पश्चात कलिंग का युद्ध होता है। कलिंग का युद्ध हुआ था जिसमें लगभग 50,000 लोगों की हत्याएं होती हैं। लोगों की हत्याएं एवं 1 लाख से अधिक लोगों को बंदी बनाया जाता है, बनाया गया।
यानी एक प्रकार से कह सकते हैं कि कलिंग का युद्ध हुआ था, काफी भीषक और गंभीर रूप से काफी चुनौतीपूर्ण था, जो उड़ीसा के क्षेत्र में हुआ था। बताया जाता है कि उस समय अशोक ने काफी नृशंस हत्याएं की थी और लगभग 50,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 1 लाख से ज्यादा अधिक लोगों को बंदी बना लिया गया था, ताकि उनको बाद में दास बनाया जा सके और कृषि का कार्य करा जा सके। तो इस आधार पर देख सकते हैं कि अशोक ने कलिंग का जो युद्ध हुआ है, उस युद्ध की क्या चुनौतियां रही हैं, उसके संबंध में हमने यहाँ पे चर्चा की। अब देखते हैं कि क्या अशोक ने जो बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी वो किससे ली थी, उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त से ली थी। उपगुप्त से ली। नेक्स्ट, बताया जाता है कि जिस समय कलिंग का युद्ध हुआ था तो उपगुप्त भी उस युद्ध में शामिल थे और उपगुप्त उस समय उसको दर्शन कर रहे थे, देख रहे थे, आंखों देखा हाल। और उसी के आधार पे उपगुप्त ने अशोक से बोला था कि हे राजन, क्या आपका धर्म सिर्फ युद्ध करना ही है या फिर लोगों की रक्षा के लिए भी कुछ करेंगे। तो उसी समय अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था और बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद उसके प्रचार प्रसार में काफी लीन हो गए थे और वहीं से एक प्रकार से युद्ध नीति को त्याग कर धम्म नीति को अपना लिया था। तो लिखेगा, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र एवं पुत्री महेंद्र, ये नाम बार बार पूछा जाता है, महेंद्र तथा संघमित्रा, पुत्र था महेंद्र और पुत्री थी संघमित्रा। महेंद्र और तथा संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। बताया जाता है कि अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को, जो महेंद्र तथा संघमित्रा को, श्रीलंका भेजा था ताकि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार आसानी से हो सके और एक प्रकार से बौद्ध धर्म में एक लीन हो जाता है। और क्या है कि बौद्ध धर्म में लीन होने की वजह से एक राज धर्म, जिसे धम्म यात्रा के नाम से भी जाना जाता है, उसका भी प्रचार काफी जोरों शोरों से करता है। और उसी के आधार पर बताया जाता है कि अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। वो हम स्थापत्य के क्षेत्र में उसको देखेंगे और उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि अशोक ने कुछ नगरों की भी यहाँ पे निर्माण कराया है, बसाया है, कुछ नगरों को बसाया था, उनके बारे में देख लीजिए। देखिएगा, अशोक ने 2 प्रमुख नगरों को बसाया था, जिसमें कश्मीर में श्रीनगर तथा नेपाल में देवपत्तनम, यहाँ देखिएगा, नेपाल में देवपत्तनम
ये जो महत्वपूर्ण नगर थे, जो कश्मीर में जो श्रीनगर को बसाया था तथा नेपाल में देवपत्तन नामक नगर बसाया था, ये वही नगर है कश्मीर में श्रीनगर जो जहाँ पे चतुर्थ बौद्ध संगति की स्थापना होती है या चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन होता है कनिष्क के शासनकाल में। तो वहीं इसी नगर में होता है, श्रीनगर के आसपास कुंडलवन ग्राम में होता है। तो वो इसी के आसपास का एरिया है। तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। आगे और देखिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट अशोक से संबंधित, फिर हम अशोक के स्थापत्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट, अशोक की कुछ पत्नियां भी हैं जो महत्वपूर्ण हैं, बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं या एग्जाम की दृष्टिकोण से। अब अगर यहाँ पे अगर बात की जाए कि अशोक के स्थापत्य के बारे में, कि अशोक के स्थापत्य में क्या क्या आपको पढ़ने को पड़ेगा, तो अशोक के स्थापत्य में आप बृहद शिलालेख पढ़ेंगे, लघु शिलालेख पढ़ेंगे, दीर्घ स्तंभ लेख पढ़ेंगे और लघु स्तंभ लेख आपको पढ़ने होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में जो अशोक के विवरण के बारे में है। यहाँ पे देखेंगे अशोक का स्थापत्य। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा अशोक का स्थापत्य। और स्थापत्य में सबसे पहले आप जो लिखेंगे बृहद शिलालेख, बृहद शिलालेख, यानी पहले आप समझ लीजिए कि बृहद शिलालेख क्या होते हैं। तो यहाँ हम बात करते हैं बृहद शिलालेख। बृहद शिलालेख का मतलब होता है बहुत बड़ी शिलाखंड होती है पत्थर की, जिसपे कुछ लेख लिखाया जाता है शासन काल से संबंधित या अशोक के शासन काल से संबंधित कुछ लेख लिखाया गया है जो काफी उसके शासन के बारे में चर्चा करता है कि अशोक ने क्या किया था, कौन से राज्य को कब जीता था, किस लेख में किस बात की चर्चा की गई है। जो सबसे बड़ा बृहद शिलालेख है उसके यहाँ पे चर्चा की जाती है। लगभग एक बृहद शिलालेख पे 14 लेख मिलते हैं, ना कि 14 बृहद शिलालेख हैं, जो काफी महत्वपूर्ण हैं एग्जाम की दृष्टिकोण से। और देखेंगे कि किस शिलालेख में, बृहद शिलालेख में किस बात की यहाँ पे चर्चा की गई है, उसकी हम बारी बारी से यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो बृहद शिलालेख में देखेंगे सबसे प्रथम जो बृहद शिलालेख है उसमें चर्चा क्या की गई है। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि शिलालेख कहते किसे हैं। तो शिलालेख जैसे आज के समय में जो एक पट्टिका होती है, नाम पट्टिका बोलते हैं, जो घर के सामने चारों ओर या एक शिल्प है या फिर एक उस पर टैल पे नाम लिखा होता है, तो उसी प्रकार की उस समय की बहुत बड़ी एक शिलाखंड होती थी जिसपे एक अक्षरों में नाम को गुदवाया जाता था या विवरण दिया जाता था कि इस पे ये उल्लेख दिया गया है, तो उसको बोलते हैं बृहद शिलालेख। तो यहाँ हम चर्चा करते हैं उससे संबंधित। तो देखेंगे सबसे पहले में क्या है और दूसरे में क्या बात लिखी गई है, तीसरे में क्या की गई है, उन सब की हम चर्चा करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे प्रथम शिलालेख में, प्रथम बृहद शिलालेख में अशोक कहता है कि यहाँ से देखिए मेंस का क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है यूपीपीसीएस में, तो इसलिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कहता है कि समस्त जनता या समस्त जनता मेरी संतान है, मेरी संतान है तथा पशु बलि की निंदा करता है, पशु बलि की निंदा करता है।
करता है। यानी एक प्रकार से जो उसके राज्य शासन से संबंधित जो संपूर्ण जनता का इसमें उल्लेख किया गया है और बताया गया है कि मेरी जो जनता है वो मेरे एक प्रकार से पुत्र के समान है या मेरी संतान के समान है। एक प्रकार से जो अपने राजा का जो पद इसने घोषित कर दिया है कि वो पितृ समान होता है, एक पिता के समान होता है। इसलिए समस्त जो जनता है उस सभी एक समान है उसके लिए, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म से हो, उसका उसके लिए कोई वैल्यू नहीं है। जो समानता का अधिकार उसने वहाँ पे घोषित किया है। और इस बात का उल्लेख हमको कहाँ से मिलता है? प्रथम बृहद शिलालेख से मिला है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं तो दूसरे बृहद शिलालेख में क्या चर्चा की गई है, यहाँ पे दिखेगा। दूसरे बृहद शिलालेख में मनुष्य तथा पशुओं के लिए निःशुल्क अस्पताल का निर्माण करवाया था। यानी एक प्रकार से जो द्वितीय बृहद शिलालेख है उसमें उल्लेख किया गया है कि अशोक ने मनुष्य और पशुओं दोनों के लिए निःशुल्क अस्पताल का एक निर्माण करवाता है। तथा तीसरे बृहद शिलालेख में बात की जाती है, तीसरे बृहद शिलालेख में कुछ प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी जैसे युक्त, रज्जुक एवं प्रादेशिक इत्यादि की चर्चा करता है। यानी एक प्रकार से ये युक्त जो अधिकारी होता था वो जिले से निचले वर्ग का होता था, जैसे तहसील स्तर का माना जा सकता है आज के समय में। और राज्यों के एक जिला अधिकारी के समान है, जिले का अधिकारी माना जाता था। वहीं अगर प्रादेशिक की बात करें तो प्रादेशिक आज के समय का कमिश्नर या जो मंडल का अधिकारी होता है, जो कई जिलों को मिक्स कर दिया जाता है, उसका जो अधिकारी होता है उसकी यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो इसका जो उल्लेख किया गया है वो तीसरे बृहद शिलालेख में उल्लेख किया गया है। तीसरे बृहद शिलालेख में उल्लेख किया गया है कि जो युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक अधिकारियों का विवरण मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे अन्य शिलालेखों को। देखिए यहाँ पे उन्हीं शिलालेखों की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और जहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ से अगर प्रश्न की हम बात करें तो डायरेक्ट आपको प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि प्रथम बृहद शिलालेख में अशोक ने किस बात की चर्चा की है। तो अशोक ने किस बात की चर्चा की है? समस्त जनता मेरी संतान है और पशु बलि की निंदा करता है। ठीक है, अब देखते हैं अन्य शिलालेखों में। अन्य शिलालेखों की हम बात करते हैं तो चौथा महत्वपूर्ण नहीं है आपके लिए। अब पांचवा देख लीजिए। पांचवा शिलालेख, बृहद शिलालेख।
5वें बृहद शिलालेख में धम्म महापात्रों की नियुक्ति की चर्चा की गई है। नियुक्ति की चर्चा की गई है। ठीक है। नेक्स्ट 8वां बृहद शिलालेख, 8वां बृहद शिलालेख, 6, 7 महत्वपूर्ण नहीं है आपके लिए, तो 8वां देख लीजिए। चलिए, शिलालेख में धम्म यात्रा का वर्णन किया गया है। यानी एक प्रकार से अगर सम्राट अशोक को देखा जाए तो वो युद्ध नीति के नाम से विख्यात नहीं है जितना वो धम्म महापात्र या धम्म यात्रा के लिए या धम्म के प्रचार प्रसार के लिए जाना जाता है। मैंने आपको बताया था कि धम्म का अर्थ क्या है। धम्म एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है धर्म, राजधर्म या राजा का धर्म, एक प्रकार से। तो उस सब की चर्चा यहाँ पे की गई है बार बार। और जब हम इसके धम्म यात्रा को पढ़ेंगे या फिर धम्म से संबंधित चर्चा करेंगे तो वो एक मेंस का दृष्टिकोण है, काफी डीपली जाना पड़ेगा उसके लिए। और ये आपके लिए सिर्फ क्या है, यहाँ से प्रीलिम्स, यूपीएससी और मेंस, यूपीपीसी दोनों का हमको सिलेबस है यहाँ पे, उसकी हम डिस्कशन यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ आपने देखा कि जो 8वां बृहद शिलालेख है उसमें धम्म यात्रा का वर्णन है। आप ये याद रखिएगा कि इसमें किसका वर्णन है, धम्म यात्रा का। और हम 5वें बृहद शिलालेख में बात करें तो धम्म महापात्रों या धम्म महामात्यों का जो नियुक्ति की चर्चा की गई यहाँ पे। अब देखते हैं नेक्स्ट 9वां शिलालेख, 9वां बृहद शिलालेख। इसमें शिलालेख में धार्मिक अनुष्ठानों यानी धार्मिक अनुष्ठान एक प्रकार से कह सकते हैं कि धार्मिक जो कर्मकांड थे उसका यहाँ पे क्या है, वो विरोध करता है एक प्रकार से। तो आलोचना करता है धार्मिक अनुष्ठान या धार्मिक रीतियों का, अनुष्ठानिक रीतियों की आलोचना करता है, आलोचना करता है। यानी एक प्रकार से देख सकते हैं कि जो 9वां शिलालेख है वो किससे संबंधित है, धार्मिक अनुष्ठानिक या अनुष्ठानों की रीतियां, यानी इस प्रकार से जो रीतियां हैं उनकी आलोचना करता है और कहता है कि ये सब बेकार हैं और आप सिर्फ एक धर्म को अपनाइए या ऐसे शासन व्यवस्था को या ऐसे धर्म को अपनाइए जो सभी के कल्याण के बारे में सोचता हो या सभी का किसी का बुराई के बारे में नहीं सोचता हो। इसीलिए यहाँ पे धर्म में इतना लीन हो जाता है, उसके प्रचार प्रसार के लिए अशोक अपने पुत्र पुत्रियों के लिए भी विदेश भेज देता है और जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का भी वहाँ पे बढ़ावा देता है। और इसी के आधार पर कहता है कि जो हमारा पड़ोसी है वो एक प्रकार से मित्र के समान है और किसी का हम यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे वो नहीं करेंगे, हमला नहीं करेंगे किसी पर भी, एक प्रकार से अपने धार्मिक प्रचार का भी बढ़ावा देंगे। तो यहाँ देखिए 9वें बृहद शिलालेख आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें धार्मिक अनुष्ठानों की रीतियों की आलोचना की गई है। नेक्स्ट देखेंगे 11, 12 छोड़ देंगे, आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। आप देखेंगे 13वां शिलालेख, 13वां बृहद शिलालेख।
13वां जो बृहद शिलालेख है उसमें चर्चा की गई है। 13वां बृहद शिलालेख में कलिंग युद्ध के साथ ही आठवीं जातियों को चेताया है। यानी जो कलिंग का युद्ध होता है 261 ईसा पूर्व में, उसका उल्लेख हमको कहाँ मिलता है, तो वो 13वें शिलालेख में मिलता है। और आठवीं जातियां की हम बात करें यहाँ पे, वो जनजातियां थी जो सिर्फ शिकार पर निर्भर रहती थी और शिकार करके ही अपना पालन पोषण करती थी, पेट भरती थी, एक प्रकार से मांसाहारी थी। उनको चेताता है और कहता है कि आप क्या है कि शिकार करना छोड़ दीजिए और खेती में विश्वास करिए, खेती करिए और खेती किसानी को बढ़ावा दीजिए। इसी आधार पर देखा जाता है कि जो कुछ आठवीं जनजातियां होती हैं वो अपने जो शिकारी पेशा होता है उसको छोड़ देती हैं। तो ये जो हमने आज चर्चा की आपसे, तो वो बृहद शिलालेख की है। अब हम चर्चा करते हैं आपसे जो लघु शिलालेख हैं, ठीक है, लघु शिलालेख हैं, उनकी हम चर्चा करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण हैं, आज स्थापत्य सारा कंप्लीट करेंगे हम। लघु शिलालेख में देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे ब्रह्मगिरी, रूपनाथ, मास्की, भावरू और उदगोलम दक्षिण भारत में है, नेटूर ये भी दक्षिण भारत में है, तथा गुर्जरा। कुछ महत्वपूर्ण है, लिख लीजिएगा लघु शिलालेख। लघु, अभी बृहद शिलालेख पढ़ रहे थे, अब लघु शिलालेख पढ़ेंगे। लघु शिलालेख कुछ महत्वपूर्ण लिखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण लघु शिलालेख हैं। शिलालेख हैं जैसे, तो कौन कौन से हैं लिखिएगा यहाँ पे, ब्रह्मगिरी, मास्के, रूपनाथ, गुर्जरा, नेटूर, उदगोलम एवं भाबरू इत्यादि है। यहाँ पर अगर लघु शिलालेख की बात करें, जैसे हम बृहद शिलालेख में ज्यादा बड़ा लेख दिया गया है, जो राजा की शासन नीतियों को दर्शाया गया है, वहीं देखें ये उसी प्रकार के भी हैं जो छोटे लेख के माध्यम से हैं, जो कहीं ना कहीं अशोक और उसके शासन के बारे में दर्शाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण शिलालेख हैं, जिसमें ब्रह्मगिरी की अगर बात करें तो मध्य भारत में है, मास्की ये भी मध्य भारत में है, रूपनाथ उत्तराखंड के क्षेत्र में है, गुर्जरा ये भी मध्य भारत है, नेटूर अगर इसकी बात करें तो ये तमिलनाडु के क्षेत्र में है, उडगोलम ये भी तमिलनाडु के क्षेत्र में मिलता है, भाबरू ये मास्की इत्यादि ये क्या है महत्वपूर्ण अशोक के लघु शिलालेख हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण हैं। अब हम बात करते हैं स्तंभ लेख। तो जो बृहद स्तंभ लेख है, दीर्घ स्तंभ लेख, ये तो क्या थे, एक शिलालेख थे, एक शिलाखंड थी, उस पर शिलालेख लेख लिखवा दिया, उसकी चर्चा की गई है। अब बात करते हैं स्तंभ लेख। एक प्रकार से पिलर आकृति में होगा, राउंड फिगर या में होगा, ये पिलर आकृति में होगा, उस पर लेख लिखवाया गया है, वो भी शासन नीति के ही संबंध में है, उनकी हम चर्चा करेंगे। तो देखिएगा स्तंभ लेख क्या है, दीर्घ स्तंभ लेख।
दीर्घ स्तंभ लेख। यानी अगर इनकी आकृति की हम बात करें तो इस प्रकार से इनकी आकृति को दर्शाया गया है। एक प्रकार से ये स्तंभ है और इसके ऊपर कुछ पक्षी के आकार का या फिर कुछ जानवर यहाँ पे बैठा हुआ है। तो यहाँ इसकी जो बॉर्डर पे ये लेख लिखा गया है इस प्रकार से, ये इसको बोलते हैं स्तंभ लेख। जो बृहत स्तंभ लेख है या दीर्घ स्तंभ लेख है उसको लेख को दर्शाया गया है, तो इसी लेख को बोला गया है दीर्घ स्तंभ लेख। एक प्रकार से पिलर की आकृति का है जिसके ऊपर कहीं कहीं आपको सांड मिलेगा, तो कहीं आपको शेर मिल जाएगा, कहीं आपको बाघ मिलेगा, कहीं हाथी की आकृति दर्शाई गई है। तो ये यहाँ का है। इस प्रकार से ये चबूतरा बना हुआ है। यहाँ पे कोई आकृति दर्शा दी गई है इस प्रकार से कोई जानवर की। तो ये है दीर्घ स्तंभ लेख, उसकी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं आप वो देख लीजिए। ये आपके तरफ कार्य के लिए था समझाने के दृष्टिकोण से। तो यहाँ बात करेंगे सबसे पहला, तो ये है प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग स्तंभ लेख इसको देखिएगा। यह पहले कौशाम्बी में स्थित था, जो अकबर द्वारा इलाहाबाद के किला में स्थापित करवाया गया। यानी एक प्रकार से जो कौशाम्बी में स्थित था ये प्रयाग स्तंभ लेख, और इसी स्तंभ लेख को माना जाता है कि रानी का स्तंभ लेख है। और एक प्रकार से ये रानी का स्तंभ लेख की हम यहाँ पे बात करते हैं। तो ये किसने यहाँ पे कौशाम्बी में है सबसे पहले, ये महत्वपूर्ण आपके लिए। और ये अकबर द्वारा कहाँ पे स्थापित करवाया गया था, तो इलाहाबाद के किला में। तो इसमें आप देखेंगे 3 की पॉइंट है प्रयाग स्तंभ लेख में। तो ये है कौशाम्बी में है और अकबर द्वारा कहाँ पे स्थापित करवाया गया है, इलाहाबाद के किला में। नेक्स्ट देखेंगे दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, इसकी अगर बात करें दिल्ली मेरठ या स्तंभ लेख की, तो ये जो है फिरोजशाह तुगलक द्वारा मेरठ से कहाँ लाया गया है, तो मेरठ से ये दिल्ली लेके आया था। और ये अशोक के स्तंभ लेख हैं, लिखेगा इसको फिरोजशाह तुगलक, देखिए दिल्ली सल्तनत काल की बात है ये। फिरोजशाह तुगलक मेरठ से दिल्ली ले आता है, यानी एक प्रकार से देख सकते हैं कि जो मेरठ स्तंभ लेख है वो मेरठ में स्थित होता है और फिरोजशाह तुगलक उसको कहाँ लेके आता है, दिल्ली लेके आता है मेरठ से। नेक्स्ट हम बात करते हैं दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख।
इसको भी फिरोज शाह तुगलक टोपरा से, टोपरा एक हरियाणा में एक गांव है, और वहां पे एक स्तंभ लेख अशोक के द्वारा खुदवाया गया था, और उसी स्तंभ लेख को फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लेकर आता है। तो लिखिएगा, इसको फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लाता है। यानी आपके लिए ये इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख है उसको कौन लेके आता है? फिरोज शाह तुगलक इसको दिल्ली लेकर आता है। ये कहाँ पे? हरियाणा जिले में है, स्थित है टोपरा नामक गांव। तो वहीं पर ये अशोक द्वारा निर्मित एक स्तंभ लेख है, उनको खुदवाया गया था। ठीक है, तो ये जो कुछ महत्वपूर्ण स्तंभ लेख हैं, प्रयाग स्तंभ लेख जिसको अकबर द्वारा लाल किले में, इलाहाबाद के किले में उसको स्थापित कराया गया था, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख और दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, इसकी हमने चर्चा की। अब हम देखते हैं, जो ये तो दीर्घ स्तंभ लेख है, अब देखेंगे लघु स्तंभ लेख की हम चर्चा करेंगे। तो लघु स्तंभ लेख कहाँ कहाँ है, उनसे संबंधित हम यहाँ पे चर्चा करेंगे आपके सामने। तो देखिएगा इसको। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लघु स्तंभ लेख। अभी हमने दीर्घ देख रहे थे, अब लघु देखेंगे। तो लघु स्तंभ लेख में कुछ महत्वपूर्ण हैं, जैसे अगर देखें सांची का स्तंभ लेख, सारनाथ का स्तंभ लेख, रुम्मनदेही का स्तंभ लेख, कौशाम्बी स्तंभ लेख और नीलिगवा स्तंभ लेख आदि महत्वपूर्ण हैं। तो उनको आप लिख लीजिएगा। इसमें महत्वपूर्ण निम्न है, जैसे सांची का स्तंभ लेख, सांची, सारनाथ, कौशाम्बी, सांची, सारनाथ, कौशाम्बी, रुम्मनदेही, एवं नीलिगवा स्तंभ लेख इत्यादि। इसमें कौशाम्बी स्तंभ लेख को, कौशाम्बी स्तंभ लेख को रानी का स्तंभ लेख भी कहते हैं, यानी जो अशोक की जो रानी थी कारूबाकी, उसके द्वारा इस लेख का निर्माण करवाया गया था, कौशाम्बी स्तंभ लेख का। आप देख रहे होंगे कि आप दीर्घ स्तंभ लेख में भी एक कौशाम्बी का स्तंभ लेख पढ़ा था, जिसको प्रयाग स्तंभ लेख के नाम से जाना जाता है। तो वो दीर्घ भी है वहां पे, और एक लघु स्तंभ लेख भी है। ठीक है, इसी से संबंधित देखेंगे आप ये रुम्मनदेही जो स्तंभ लेख देख रहे हैं, आप पहले समझ लीजिए। सांची एक प्रकार से ये मध्य प्रदेश के क्षेत्र में पड़ता है, तो वहां इस लेख की स्थापना की गई थी। सारनाथ ये वाराणसी या कौशाम्बी के क्षेत्र, वाराणसी के क्षेत्र में है। काशी इसके आसपास के एरिया में ये सारनाथ पड़ता है। कौशाम्बी ये इलाहाबाद के पास का स्थल है, वहां पे कौशाम्बी स्तंभ लेख का निर्माण कराया गया था। रुम्मनदेही की अगर बात करें, रुम्मनदेही और नीलिगवा ये दोनों ही एक प्रकार से
भारत और नेपाल के बॉर्डर पर यानी उत्तर प्रदेश का जो कुशीनगर वाला एरिया है वहाँ ये स्तंभ लेख का निर्माण करवाया गया है। अगर यहाँ पर रुम्मनदेही स्तंभ लेख की बात करें तो यहाँ बताया जाता है कि अशोक अपने शासनकाल के 20वें वर्ष यहाँ की यात्रा करता है, जहाँ पे महात्मा बुद्ध को एक प्रकार से महापरिनिर्वाण को जो हुआ था वहाँ की यात्रा करता है। वहाँ जाकर जो धार्मिक कर होता है जिसको बलि कहते हैं उसको माफ कर देता है, तथा जो राजस्व कर होता है उसको 1/6 से 1/8 कर देता है। तो लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट में, रुम्मनदेही अभिलेख में या रुम्मनदेही लघु शिलालेख में, लघु स्तंभ लेख में चर्चा की गई है कि अशोक अपने राज्याभिषेक से के 20वें वर्ष यात्रा करता है। 20वें वर्ष यहाँ की यात्रा करता है और बलि एक प्रकार से धार्मिक कर था। धार्मिक कर को माफ कर देता है। एवं राजस्व कर को 1/6 की जगह 1/8 कर देता है। यानी एक प्रकार से देखा जाए तो अशोक का जो रुम्मनदेही लघु स्तंभ लेख है उसमें चर्चा की गई है कि वह अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष कहाँ जाता है, तो यह कुशीनगर यानी रुम्मनदेही जाता है जो मल्लों की राजधानी थी। वहां जाकर यह अपने जो धार्मिक कार्य जो वहां से लिया जाता था एक प्रकार से उसको पूर्ण रूप से समाप्त कर देता है और क्या करता है कि वहां से जो रेवेन्यू कर यानी राजस्व कर जो लिया जाता है उसको 1/6 की जगह 1/8 कर देता है। ठीक है, अब देखते हैं ये हमारा हुआ लघु स्तंभ लेख जिसमें हमने महत्वपूर्ण यहाँ पर चर्चा की। अब हम बात करते हैं गुहा लेख की। गुहा लेख का मतलब होता है गुफाओं के अंदर जो लेख का निर्माण कराया गया है उससे हम संबंधित चर्चा करेंगे। इसमें और आप देख लीजिएगा एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि अशोक ने लगभग 84,000 स्तंभों का निर्माण करवाया था। तो लिख लीजिएगा नेक्स्ट पॉइंट में, इसमें अशोक ने लगभग 84,000 लघु शिलालेखों का लघु स्तंभ लेखों का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट कंप्लीट हुआ लघु स्तंभ लेख। अब हम देखते हैं गुहा लेख। नेक्स्ट इसका स्थापत्य में है गुहा लेख। तो ये पांचवा पॉइंट देखिए इसमें गुहा लेख। गुहा
लेक, यानी एक प्रकार से देख सकते हैं गुहा लेक का मतलब होता है जो गुफाओं के अंदर, यानी अशोक और उसके पौत्र दशरथ की हम बात करें तो दोनों ने ही क्या है कि पहाड़ियों को अंदर खुदवा के पहाड़ियों के अंदर गुफाओं का निर्माण करवाया और उन्हीं गुफाओं में लेक लिखवाया, उसको बोलते हैं गुहा लेक। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं बराबर की पहाड़ियां जो एक प्रकार से बिहार में है और बिहार में थी, उसी में अशोक ने आजीवक संप्रदायों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था तथा उसमें लेक का भी निर्माण लेक भी लिखवाया है। तो यहाँ पे देखिएगा बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने आजीवक संप्रदायों के लिए, देखिए यहाँ पे एक प्रकार से बौद्ध धर्म का अनुयायी है, बौद्ध धर्म के अनुयायी के होने के साथ साथ भी अन्य संप्रदायों को भी बढ़ावा दे रहा है, उनको दान भी दे रहा है। तो आजीवक संप्रदाय एक प्रकार से ये बौद्ध धर्म से अलग संप्रदाय है, उसको भी यहाँ पे एक संरक्षण देता है और कहीं ना कहीं एक प्रकार से हिंदू धर्म को भी बढ़ावा देता है। उसी के आधार पे अशोक एक उपाधि धारण करता है देवाना प्रिय, यानी देवताओं में सबसे प्रिय या देवताओं के समान एक प्रकार से उपाधि धारण करता है। तो वो अशोक अपने धर्म यात्रा के माध्यम से या धर्म के माध्यम से वो सभी धर्मों को संरक्षण देता है और हालांकि वह एक बौद्ध धर्म का अनुयायी होता है, फिर भी वो सभी धर्मों को समानता की दृष्टि से देखता है। तो यहाँ देखिएगा आजीवक संप्रदाय के लिए गुफाओं का निर्माण करवाता है और उसके अंदर लेक का भी निर्माण करता है, लेक भी लिखवाता है। तो एक प्रकार से जो गुहा लेक है तो ये आजीवक संप्रदाय के लिए कौन देता है? अशोक देता है। वही हम बात करें कि पुत्र की दशरथ की, तो दशरथ भी एक उपाधि धारण करता है देवाना प्रिय की और नागार्जुनी पहाड़ियों में उनको कटवाता है और वो भी किसके लिए? आजीवक संप्रदाय के लिए ही उन गुफाओं का निर्माण करवाता है। तो लिखिएगा यहाँ पे दूसरा पॉइंट में अशोक का पुत्र दशरथ, यानी एक प्रकार से देख सकते हैं या अशोक का उत्तराधिकारी भी उत्तराधिकारी दशरथ, ऐसे लिखना, दशरथ भी देवाना प्रिय की उपाधि धारण करता है, उपाधि धारण करता है और वह और नागार्जुनी पहाड़ियों में पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण आजीवक संप्रदाय के लिए करवाता है, आजीवक संप्रदाय के लिए करवाता है। यानी एक प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं तो ये देवाना प्रिय की उपाधि है वो अशोक ने भी धारण की थी और उसके उत्तराधिकारी दशरथ ने भी इसको धारण किया था। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमने आपको अशोक का स्थापत्य या अशोक ने जिस प्रकार से अपने प्रचार प्रसार किया है या फिर एक प्रकार से ये मौर्य साम्राज्य से संबंधित अशोक का स्थापत्य जानकारी का स्रोत है और यहाँ से हमको बहुत सारी जानकारी मिलती है मौर्य वंश के बारे में
तो आज हमने अशोक के बारे में चर्चा की और उसके स्थापत्य के बारे में चर्चा की। कल जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम जो बाकी शेष पॉइंट हैं उसकी हम चर्चा करेंगे, जिसमें जिसमें जो मौर्य वंश का आर्थिक जीवन है वो कैसा था, सामाजिक जीवन कैसा था तथा राजनीतिक जीवन कैसा था और मौर्य वंश के पतन के क्या कारण थे, उन सब की हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।